जिस दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, अगर ये 10 नशिस्तें भी जीत जाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इनके लिए 10 नशिस्तें भी ऐसी होंगी जैसे समझें कि हमने कोई 170 नशिस्तें जीत ली हैं। इनके एक तो पता नहीं वुज़रा है कौन है, किसी को पता ही कोई नहीं है कौन वुज़रा है, सिवाय इनकी जो कुल कॉम्पिटेंस है वो झुकते मारना, ट्विटर के ऊपर बड़के मारना और अजीबो गरीब किस्म की बातें करने के अलावा इनकी कोई अहलियत नहीं है। पेट्रोल की प्राइस ये अब खुद आगे अनाउंस नहीं करते, हफ्ते बाद ये जो दो टीवी पे आके बड़ा पक्का सा मुंह बना के कहते थे, अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते थे। अब वो क्या करते हैं, अब एक नोटिफिकेशन ओगरा की तरफ से आ जाता है, और ओगरा कौन है? हुकूमत का अदारा। अच्छा, वो रेगुलेटर नहीं, क्योंकि एक सिटिंग ब्यूरोक्रेट उसका हेड है, तो ना डीरेगुलेट हुआ। अब हुआ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी जो हफ्ते बाद मुल्क में खप पड़ती थी ना, 10 दिन बाद खप पड़ती थी, अब वो खप मुल्क में रोज पड़े। राना साहब बताइएगा, पेट्रोल को लेके हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट को जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम देते हैं पीटीआई में से वो आप हैं, लेकिन जो हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों के तयन का जो फार्मूला कौम के सामने रखा है, मेरा ख्याल है कि वो तनकीद अब कम कर पाएगा। आप सहमत हैं इस फार्मूले से? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नहीं, ये हुकूमत की ये बिल्कुल हुकूमत एक ब्लेंडर करती है, फिर अपनी तरफ से उसका बड़ा कोई उसका हल लेके आती है, वो 10 और ब्लेंडर पैदा कर देते हैं। देखिए, जब आपके पास मैंडेट ना हो, कॉम्पिटेंस ना हो, और आप एक चीज़ आप और देख लें, इनके एक तो पता नहीं वुज़रा है कौन है, किसी को पता ही कोई नहीं है कौन वुज़रा है, सिवाय इनकी जो कुल कॉम्पिटेंस है वो झुकते मारना, ट्विटर के ऊपर बड़के मारना और अजीबो-गरीब किस्म की बातें करने के अलावा इनकी कोई अहलियत नहीं है। वोटों वाला काम तो पहले भी नहीं था, लेकिन इनको ऑनेस्टली इनको किसी चीज़ का भी नहीं पता। मुझे बताएं कि इन्होंने कोई मसला हल करना तो दूर की बात है, मैं आपको 10 बहरान बता सकता हूं जो इन्होंने पैदा कर दिए हैं। पेट्रोलियम का, गंदम का, आपका उसके अलावा गैस का, आपके अलावा बिजली की कीमतों का, बिजली का, कमोडिटीज का। मुझे आप एक चीज, उसके अलावा अगर आप थोड़े हाई लेवल पे चले जाएं तो पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, तो हर चीज का क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है। अगर उनका आईक्यू कम है अवाम का, और हमारा आईक्यू तो कम नहीं है, हमारा आईक्यू पूरा है। तो इस तरह की बातें, तो ये इसी तरह की बातें कर करके, बेवकूफाना बातें कर करके तो 17 सीटों तक ये आ गए हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, अगर ये 10 नशिस्तें भी जीत जाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इनके लिए 10 नशिस्तें भी ऐसी होंगी जैसे समझें कि हमने कोई 170 नशिस्तें जीत ली हैं। देखिए, इन्होंने क्राइसिस तो कोई हल ही नहीं किया। अब आप आ जाए पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर। अब वो एक बड़ा मशहूर गाना है, किलिंग मी स्लोली। इन्होंने कहा कि अब हम ऐसे करते हैं कि लोगों को जो हम 10 दिन बाद जो लोगों को हमने टीका लगाना था, अब वो रोज लगाना शुरू कर दे। अच्छा, अब अपनी तरफ से इन्होंने एक बड़ी जीनियस मूव की थी, हम जी डीरेगुलेट करें। डीरेगुलेट आपने कैसे किया है? पेट्रोल की प्राइस ये अब खुद आगे अनाउंस नहीं करते, हफ्ते बाद ये जो दो टीवी पे आके बड़ा पक्का सा मुंह बना के कहते थे, अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते थे। अब वो क्या करते हैं, अब एक नोटिफिकेशन ओगरा की तरफ से आ जाता है, और ओगरा कौन है? हुकूमत का अदारा। अच्छा, वो रेगुलेटर नहीं, क्योंकि एक सिटिंग ब्यूरोक्रेट उसका हेड है, तो ना डीरेगुलेट हुआ। अब हुआ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी जो हफ्ते बाद मुल्क में खप पड़ती थी ना, 10 दिन बाद खप पड़ती थी, अब वो खप मुल्क में रोज पड़े। रोज एक पैनिक का मूड है, रोज इन्फ्लेशन में इजाफा होता है। करे भी क्या? कल मेरे प्रोग्राम में राना तनवीर हुसैन साहब थे, राना आतिफ साहब, आप ही की बरादरी के राना तनवीर हुसैन साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा भाई मिल तो रहा है ना, कहीं पे आप दिखा दें कि शॉर्टेज हुई है, अब हमें महंगा मिलेगा या कंपनियों को महंगा मिलेगा, तो कहाँ ये लिखा है कि हम सस्ता देंगे? हाँ, ये सवाल अपनी जगह है कि रोजाना की बुनियाद पे कैसे कीमतें तय होती हैं, वो फार्मूला शायद हमारे दिमागों में लग ही नहीं रहा अभी तक। हम समझ के थक गए हैं, वो फार्मूला नहीं समझ आ रहा जो ओगरा के अप्लाई किया हुआ है। लेकिन वो कह रहे कि पेट्रोल महंगा है। नहीं, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखिए, दो चीजें हैं बिल्कुल। ऑब्वियसली राना साहब तो बिल्कुल इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली savvy नहीं होंगे, वो तो इन चीजों को नहीं समझते, ठीक है ना। उनको मेरा ख्याल में उनको पता भी नहीं है, और बंदे को किसी चीज का पता हो तो बंदा उस पर कॉमेंट ना करे तो बेहतर होता है। जैसे मुझे केमिस्ट्री का नहीं पता, तो मैं कभी केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगा किसी प्रोग्राम में जाके। देखिए,
مسئلہ یہ نہیں ہے تو پھر آپ ایک کام کریں, آپ پیٹرول سیدھے ہی آپ 600 پہ کر دیں, پیٹرول ویسے ہی وافر ہو جائے گا. 40% پیٹرولیم کی پروڈکٹ کے اندر جو ان کی ڈیمانڈ ہے, جو طلب ہے, اس کے اندر ڈکلائن آ چکا ہے 40%. 40% کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب کہ آپ کی اکانومی کتنی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. دیکھیں کسی چیز کی اویلیبلٹی تو کوئی چیز نہیں ہوتی, اسینشل کموڈیٹیز کی اویلیبلٹی پرائز کے ساتھ لنک ہوتی ہے. یہ ایک میں نئی فارمولا سنو, پہلے انہوں نے کہا 2013 سے 18 میں دیکھیں بجلی جو نام ملنا ہے وہ سب سے مہنگی بجلی ہے, تو بجلی کا انہوں نے حل کیا نکالا, جو بجلی 15-16 روپے یونٹ ہمارے دور کے اندر تھی اور ملتی بھی تھی وہ 60 روپے کر دی. وہ بڑی ایک مشہور سینگ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا انکمپیٹنٹ پولیٹیشین, وہ مسئلے کا وہ حل نکالتے ہیں, بندہ کہتا ہے اسے اچھا مسئلہ ہی تھا. اب انہوں نے وہی کیا لوگوں کے ساتھ, یہ مسئلے کا حل نہیں نکالتے, مسئلے کو اور کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. پورا کریں گے نہیں, میں بات آپ کی درست ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں چیزیں, لیکن پھر جو ٹیکس ہے اس کا گورنمنٹ کیا کرے؟ گورنمنٹ کیونکہ جو سیف ایک وہ چھتری کے نیچے آ جاتی ہے, وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ جی ہمارا ٹیکس پورا نہیں ہوتا, ہم نے لیویز کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے تو عوام کو ریلیف دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ابھی تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اپنی جیب سے اپنے آپ سے بڑا ریلیف دیتے ہیں پبلک کو. چلے میں آپ کو اس کا بڑا اب آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو معیشت کا جو سٹرکچر ہے وہی سارا غلط ہے, ٹھیک ہے, اور غلط, اور دیکھیں اور اس کا رسپانسبل کون ہے؟ جن لوگوں نے اس ملک میں 40 سال حکومت کی ہے. دیکھیں 2010 کے بعد جب آپ نے 18ویں ترمیم کی تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ڈیولیوشن کر دی, آپ منسٹریز کی بھی اور اختیارات کی بھی اور وزارتوں کی بھی, ایک چیز کی ڈیولیوشن. اور اس کے بعد کیا ہوا, اور یہ حکومتیں اقتدار میں تھیں, اس کے بعد کرنا یہ تھا کہ آپ نے جو صوبائی گورنمنٹس تھیں وہ ٹیکس بھی اکٹھا کرتی ہیں. دیکھیں انہوں نے ٹیکس اکٹھا کوئی نہیں کیا. آج آپ کی جو ٹوٹل فیڈرل پروونشل ٹیکس کلیکشن ہے وہ تقریباً آپ کے ٹوٹل ٹیکس کا میرے خیال 7 سے 8% بھی نہیں ہے. ہندوستان کے اندر جو اسٹیٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہیں وہ 40% سے اوپر ہے. اچھا, اور وہاں پہ کیا ہے کہ جو جیسے ہمارا NFC ہے نا, کہ جو ہم صوبوں کو پیسے نیچے ٹرانسفر کرتے ہیں, ہمارے یہاں وہ تقریباً 55-56% ہے. اب تو انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کر کے ایک فارمولا نکال لیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 1300 ارب دیں, لیکن ہم صوبوں کو 56% پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. وہاں پہ وہ صرف 33% صوبوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں کیونکہ صوبوں نے اپنی ساتھ کیپیسٹی بھی بلڈ کی ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, حکومت کا ایک بڑا بے تکا سا بہانہ ہے جی کہ ہم نے ٹیکس کو اکٹھا کرنا ہے. تو پھر آپ ایک کام کریں نا, آپ سارا ٹیکس پیٹرول سے اکٹھا کر لیں, باقی آپ ساری FBR کو بند کر دیں, پیٹرول اسٹیشن FBR کے سب یونٹ بن جائیں گے. اتنی ہمیں مشینری, اتنی کرپشن کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ آپ سیدھا ایک کام کریں, آپ صرف گیس کے بلوں کے اوپر, بجلی کے بلوں کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر ٹیکس اکٹھا کر لیں, جو کہ آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, دیکھیں یہ ٹیکس ہے ریگریسو ٹیکس سسٹم. اس سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پیٹرولیم کی جو ٹوٹل کھپت ہے وہ ہے 70% آپ کا لوور مڈل کلاس آپ کا وہ یوز کرتا ہے, جس کے پاس موٹر بائک ہے, جس کے پاس چنچی ہے, جس کے پاس رکشہ ہے, جو عام آدمی غریب آدمی ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو سے تو آپ ٹیکس اکٹھا کر نہیں سکتے, ان سے آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو غریب عوام ہے جن کو آپ بالکل اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ آپ کی رائے ہیں, ان سے آپ بیچاروں سے آپ ٹیکس اکٹھا کری جا رہے ہیں. اور پھر اس کی آپ لاجک کیا دیتے ہیں, لیکن اگر لوگوں کو تکلیف ہے تو لوگ بولتے کیوں نہیں ہے؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ مطلب کہ اگر ایک غریب آدمی کوئی بیچارہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو دبا ہی دینا ہے. یہ ایک نئی پاکستان میں پولیٹیکل لاجک آ گئی ہے. ہمیں تو رانا صاحب لگتا ہے کہ اب شاید وہ غریب آدمی کے پروٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی. اب پروٹیسٹ کرے گا یا اپنا پیٹ بھرے گا, یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اب ایک اور چیز کی طرف آپ کو میں لے کے چلوں گی, اگر ہمیں انسانیت نہیں ہے, رانا صاحب ہمیں انسانیت نہیں ہے. اگر کوئی بندے بولتے نہیں ہیں تو ہم اس کو پالیٹکس میں اس کو یوز کرتے ہیں کہ اگر ایک غریب آدمی جس کی سکت نہیں ہے, اگر وہ بیچارہ پروٹیسٹ کرے گا تو اس کو آپ ماریں گے, اس کے اوپر آپ پرچے کریں گے, تو اس کا مطلب کہ ہم جو مرضی کری جائیں. تو یہی ہمارا ویو پوائنٹ ہے, ہماری پارٹی کا, ہماری جماعت کا, پاکستان تحریک انصاف کا, کہ یہ وہ دیکھیں ہمارے دور کے اندر 2021-22 کے اندر ہم نے پیٹرول کے اوپر جو لیوی تھی وہ ہم نے زیرو کر دی تھی. مجھے بتائیں حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت نے اپنی بکس بیلنس نہیں کرتی ہوتی. میں نے بارہا یہ کہا کہ یہ ایک اکنامک بجٹ نہیں تھا, یہ ایک اکاؤنٹنگ بجٹ تھا.
अकाउंटिंग बजट में होता है कि आप अपनी बुक्स को बैलेंस अब आप करते लोगों हैं। का जो काम है वो आप लोग कर रहे हैं, हुकूमत का जो काम है वो होता है कि पब्लिक तक रिलीफ किसी ना किसी शक्ल में जाए। गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो समझ नहीं कुछ आ रहा। अगर आप हमारी तस्दीक करें, क्योंकि मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ कि आपका ताल्लुक अपोजिशन से है और अपोजिशन जितना बेहतर अंदाज में हुकूमती मामलात को बता सकती शायद कोई नहीं बता सकता। हमें ये लग रहा था राना साहब कि हम ये जो अमेरिका ईरान वाले मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं तो शायद अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और ये हमें बज़ाहिर नज़र भी आ रहा था, बहुत सारे मामलात में हमें नज़र आ रहा था कि वी आर द ब्लू आइड पर्सन्स। लेकिन ये जो पाकिस्तान के ऊपर 10% टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिका ने, ये समझ नहीं आया। फिर अमेरिका से 10 अरब डॉलर जो हैं वो भी मांगने की बात हुई है। फिर हुकूमत अमेरिका से गंदम दरामद करने का फैसला कर रही है। फिर अली परवेज़ मलिक जो वज़ीर पेट्रोलियम है, उनके आज मैंने सुना उन्होंने इंकिशाफ किया कि हम जो अमेरिका का तेल है वहाँ से किसी ना किसी हद तक आ रहा है, वो तेल हमें इतना महंगा नहीं मिल रहा, गो कि वो 60 दिनों में पहुंचेगा। तो हमने सारे जो अपना रुख है अपनी मंजिल का वो अमेरिका की तरफ कर लिया है। तो ये बिल्कुल सेफ हेवन्स हैं, मतलब दुरुस्त है, ये सही है या मोहतात होना चाहिए? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और उसके मैं आपके वन बाय वन हर चीज़ का जवाब देता हूँ। पहले तो आप आ जाएं गंदम की तरफ। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में देखिए पाकिस्तान 60s तक पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था, क्योंकि हमारे यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हमें अमेरिका से हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत हमें गंदम आती थी। लेकिन जब 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई उसके बाद पाकिस्तान मोरलेस पाकिस्तान गंदम में खुद कफील हो गया था। आप देखेंगे ये उसके बाद पहली दफा हुआ कि अभी फसल की कटाई को उसको किसान ने जब जिस तरह जिन नरखों में उसने बेचारे ने बेची है, अभी 2 माह हुए हैं, तो पहली दफा ऐसा हुआ कि 2 माह बाद ही शॉर्टेज होगी। कई दफा होता था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती थी, लोगों की डिमांड बढ़ती थी, तो शॉर्टेज होती थी तकरीबन आखिरी 2-3 महीनों में जाके, तब हुकूमत जाके गंदम इंपोर्ट भी कर लेती थी। और कई दफा हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप भी रही है। लेकिन ये पहला वाकया है कि दूसरे और तीसरे महीने ही फेडरल गवर्नमेंट 12 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया, जिसमें 1 मिलियन टन पंजाब के लिए है और 2 लाख टन सिंध के लिए। देखें, और आपको पता है कि वो हमें कितने में पड़ेगी विदाउट एनी ड्यूटी, जो हमें बिल्कुल जो विदाउट एनी टैक्सेस जो हमें वो पड़ेगी, वो हमें 1 मन गंदम तकरीबन 4700 रुपए फी मन मिलेगी। 4700 रुपए मन। और हम अपने किसान को हमने कितने में से लेते रहे? 2500 में 2600 को। मतलब अपने किसान का हमने बेड़ा गर्क किया है। अब हम 4700 रुपए में अब उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक विजन है इनका, ये इकोनॉमिक पॉलिसी है।